केल कुंज सुख सारी विवाद लीला। नारायणम ऋषिकेशम गोविंदम गरुड़ध्वजम वासुदेवम हरिम कृष्णम केशवम प्रणमामहम्। कदम्ब वेदी पर सुंदर आसन लगा है। उस पर गोलाकार पंक्ति में बैठी हुई श्री प्रिया प्यारे श्याम सुंदर के अधरा अमृत से सिक्त फलों का प्रसाद पा रही हैं। श्री प्रिया की दाहिनी ओर ललिता बैठी हुई हैं एवं बाईं ओर विशाखा। फिर ललिता के दाहिनी ओर क्रमशः गोलाकार चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंग विद्या एवं सुदेवी बैठी हुई। पंक्ति के दक्षिणी हिस्से में थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, जिसकी राह से मंजरियां जल एवं अन्य वस्तुएं बीच बीच में परोसने जाती हैं। अनंग मंजरी, पालिका मंजरी, धन्या मंजरी एवं श्यामला मंजरी पंक्ति के चारों दिशाओं में खड़ी है। चारों के हाथ में एक एक थाल है जिसमें तस्तरियां सजी हुई हैं। उसी में से निकाल कर वे बीच बीच में सखियों की थाली में डाल दिया करते हैं। श्री प्रिया ने प्रारंभ में तो एक प्याले से 4-5 घूंट रस एवं किंचित पनस रस पी लिया, पर अब फल का टुकड़ा हाथ में लिए हुए मुस्कुरा रही हैं तथा कभी चंपकलता और कभी रंग देवी की ओर ताक कर इशारे से कहती हैं, देख तू तो थाली लिए हुए बैठी है, मैं कितना खा चुकी हूँ। श्री प्रिया जी की आंखें तो सखी मंडली की पंक्ति में हैं, पर मन वहाँ है जहाँ प्यारे श्याम सुंदर विश्राम कर रहे हैं। इसलिए दृष्टि बीच बीच में स्थिर सी हो जाती है। ललिता अब धीरे धीरे संतरे एवं अंगूर के कुछ खंडों को प्रिया के मुख में देने लगती हैं तथा श्री प्रिया जी खाती चली जा रही हैं। ललिता को जब ये संतोष हो जाता है कि मैं कुछ इसके पेट में डाल चुकी हूँ और यदि ये अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं खाएगी तो भी विशेष आपत्ति की बात नहीं रही है, तब अपने मुंह में फल के 1-2 खंड डालकर रानी से कहती है, देख हम सब बैठी हैं, तू कुछ खा ले। रानी का मन तो यहाँ था ही नहीं। हाँ, एक क्षण के 1000वें हिस्से में यहाँ आता था, फिर प्यारे श्याम सुंदर के सौंदर्य सागर में गोता लगाने लगता था। रानी जी ने ललिता की बात मानो सुनी ही नहीं। वे तो सोच रही थीं कि मुझे यदि करोड़ आंखें होती, रोम रोम में एक एक आंख होती और कभी पलक नहीं गिरती तो कुछ कुछ प्यारे श्याम सुंदर की रूप सुधा का आनंद ले पाती। क्या करूं, किसी से कहूं? अच्छा, एक काम करूं, प्रार्थना करूं कि हे विधाता। रानी की चिंतन धारा पलटी और सोचने लगी कि ओह कृष्ण कृष्ण, मैं क्या सोच रही हूँ। नहीं नहीं, कभी नहीं विधाता, मैं भूल गई। शपथ करके कहती हूँ कि मैं होश में नहीं थी, इसीलिए तुमसे प्रार्थना करने जा रही थी। अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। हाय हाय, फिर मेरे प्यारे श्याम सुंदर को कितना कष्ट होगा। मेरे प्यारे श्याम सुंदर को मेरा वह रूप देखकर कितना संताप होगा। मेरे हृदय धन मुझे हृदय से लगाकर मेरे कपोलों का चुम्बन कर आनंद में डूबने लग जाते हैं। अभी मेरे केशों को संवार कर, बेड़ी गूंथ कर, पैरों में पायजेब बांध कर वे कितने उत्पन्न हो रहे थे, पर मैं इतनी अधमा हूँ कि अपने सुख के लिए उनके आनंद को नष्ट करने की बात सोचने लग गई। भला रोम रोम में आंखें हो जाने पर तो मैं विकृत हो जाऊं, फिर मेरे प्यारे श्याम सुंदर को फिर हमसे क्या सुख मिलेगा? ना ना, कभी नहीं, कभी नहीं। बस 2 ही आंखें रखूंगी। हाँ हाँ, मुझे 2 ही आंखें चाहिए बस। रानी का आंतरिक भाव प्रवाह की किसी सखी को कल्पना भी नहीं है। ललिता मुस्कुराती हुई अपनी बावली सखी की ओर देखती हैं और रह रह कर कह उठती हैं, क्यों, कुछ खा ले, यूं ही चुपचाप बैठी रहेगी? रानी की ओर से कुछ भी जवाब नहीं मिलता।
पर कभी कभी किसी फल से 2-3 चावल भर तोड़कर भी धीरे से मुख में रख लिया करती हैं। अब ललिता चित्रा को धीरे से कहती है, कल की तरह तू ही कोई उपाय कर। ललिता की बात सुनकर चित्रा मुस्कुराती हुई उठ पड़ती हैं तथा जल्दी से हाथ मुंह धोकर रूमाल से हाथ पोंछकर रानी के पीठ के पास आकर बैठ जाती तथा धीरे से उनके कान के पास मुंह ले जाकर कहती, बहन परसों की व्यवस्था आज ही करनी पड़ेगी और सो भी प्यारे श्याम सुंदर सोकर उठ नहीं जाते उसके पहले पहले, इसलिए तू जल्दी से कुछ खा ले। चित्रा के ये शब्द कान में प्रवेश करते ही रानी का मन दूसरे भाव प्रभाव में बहने लग जाता है। कल प्रिया एवं सखियों ने प्यारे श्याम सुंदर के साथ एक लीला करने की बात स्थिर की थी। ये स्थिर हुआ था कि चित्रा तो रानी का स्वांग धारण करेंगी एवं रानी चित्रा का। रानी बनी हुई चित्रा श्याम सुंदर से मान करेंगे। श्याम सुंदर वेशभूषा का कपट पहचान पाते हैं या नहीं, ये बात रानी निकुंज के छिद्र से देखेंगे। यदि पहचान लिया तो कोई बात ही नहीं, पर नहीं पहचान पाए तो देखें रानी को मनाने की कैसी चेष्टा श्याम सुंदर करते हैं तथा चित्रा कहाँ तक अपना स्वांग निभा पाती है। रानी जब जब मान करती हैं तो उनका मान विशेष देर तक नहीं टिकता, अतः चित्रा का मान देखकर मान करना मैं भी सीखूंगी। इस विचार से भी रानी ने इस लीला के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। चित्रा के शब्द कान में जाते ही रानी की चित्तधारा इस आयोजन की ओर मुड़ जाती है। रानी जल्दी से फल का एक खंड मुंह में रखकर उठ पड़ती हैं। सखियां भी उठ पड़ती हैं। झारी से हाथ स्वयं धोने के लिए बाएं हाथ से रूप मंजरी के हाथ की झारी रानी स्वयं पकड़ लेती हैं। रानी की यह शीघ्रता देखकर ललिता आदि मुस्कुराने लगती हैं। रूप मंजरी मुस्कुराते हुए हाथ पर पानी देने लग जाती हैं। रानी चटपट हाथ धोकर ललिता आदि के हाथ धुलाने चलती हैं, पर ललिता आदि सखियों ने हाथ धो लिए थे। रानी ये प्रेम भरी चेष्टा देखकर एक बार अतिशय ललक से ललिता रानी को हृदय से लगा लेती हैं। फिर रुमाल से हाथ मुंह पोंछकर जिस कमरे में श्याम सुंदर थे वहीं के लिए पुनः चल पड़ती। वहां पहुंचकर सखियां देखती हैं कि प्यारे श्याम सुंदर तो गाढ़ निद्रा में है। रानी कुछ दूर से ही प्रियतम की मुखारविंद की ओर देखने लगती हैं। फिर इस आशंका से कहीं प्यारे की नींद टूट न जाए, दबे पांव पीछे हटकर पलंग से 7-8 हाथ पश्चिम उत्तर की ओर स्थित अत्यंत सुंदर सजे हुए पाटे पर जाकर बैठ जाती। पाटा 4 गज चौड़ा, 4 गज लंबा और 1.5 हाथ ऊंचा है। बीच में तो मखमली नीली गद्दी है, पर पाटे के चारों ओर बड़े सुंदर ढंग से कमल के फूल पिरोए हुए। रानी मनसद के सहारे प्यारे श्याम सुंदर की ओर मुंह करके बैठ जाती हैं। सखियां भी उसी पाटे पर बैठ जाती हैं। एक मंजरी श्याम सुंदर के पलंग के पास की पीकदानी उठा लाती है। रानी अतिशय प्यार से स्वयं पीकदानी ले लेती हैं। उस पाटे पर पनबट्टा रखा हुआ है, उसमें से पान के बीड़े निकालती हैं। 8 बीड़ों को खोलकर उनमें प्रीतम श्याम सुंदर के अधरा मदद से सने हुए पीक के 2-2 बूंद डालती हैं। फिर बीड़े को सजाकर अतिशय प्यार से बारी बारी से सभी सखियों के मुंह में अपने हाथ से देती। इसी बीच में चित्रा ठीक 2 बीड़े उसी प्रकार अधरामृत पीक मिलाकर तैयार कर लेती है तथा रानी के मुख में रख देती। रानी पनबट्टे से एक पान और निकाल कर पुनः सखियों के मुंह में दे देती है। फिर उस पनबट्टे को चंपक लता के हाथ में देकर हाथ धोती हैं तथा एक मंजरी से दूसरा पनबट्टा लेकर उसके ऊपर पान रखकर प्यारे श्याम सुंदर के लिए बीड़े तैयार करने लगती। दृष्टि क्षण क्षण में प्यारे के मुखारविंद की ओर जाती है। अब सखियों में अतिशय प्रेम भरी चर्चा चलने लगती है। श्याम सुंदर को नींद बिल्कुल नहीं आई है, पर इस प्रेम भरी चर्चा को सुनने के लिए नींद का बहाना किए हुए पड़े हैं। सखियों में धीरे धीरे जो बात हो रही है उसी की ओर श्याम सुंदर कान लगाए हुए हैं, पर किसी को यह कल्पना भी नहीं कि ये जगे हुए। इंदुलेखा दोनों मंजरियों को
जो प्यारे श्याम सुंदर के पलंग के दोनों ओर खड़ी हैं, इशारे से पूछती हैं। मंजरियां इशारा कर देती हैं कि गाढ़ी निद्रा में सो रहे। रानी एवं सखियां अब निसंकोच बातें शुरू करती हैं, अवश्य धीमी धीमी आवाज से। कुछ देर उस प्रेममयी आयोजन की सलाह होती है। अब रानी कहती है, चित्रे तो सुन रही है ना? चित्रा कहती है, हाँ सुन रही है। ललिता, जब ये पहुंच जाए तब तुम निकुंज को बंद कर देना, समझी? चित्रा कहती, बहुत ठीक। ललिता, उस समय मैं राधा के साथ मदन कुंज में रहूंगी। तुम श्याम सुंदर को बंद करके मेरे पास चंपक लता को सूचना के लिए भेज देना। चंपक लता ललिते पर सुबल का क्या करेगी? मैं उसे मदमंगल के द्वारा जाल में कल ही फांस लूंगी। कल ही मैं मदमंगल को सुंदर सुंदर केले खिलाकर परसों शरीफा खाने का निमंत्रण दे दूंगी। यद्यपि सुबल का लालच में आना है कठिन, पर एक बार ये उपाय कर तो लूँ। न होगा तो उसे और किसी उपाय से अपने निकुंज में रोके रहूँगी। इसी समय श्याम सुंदर करवट लेते हैं। मंजरी कुछ इशारा करती है। राधा रानी एवं ललिता की तीक्ष्ण दृष्टि प्यारे श्याम सुंदर पर पड़ती है। उनके कपट निद्रा की पोल खुल जाती। रानी धीरे से ललिता के कान में कहती हैं, सब गुड़ मिट्टी हो गया। ललिता, कोई बात नहीं, फिर दूसरा उपाय सोच लूंगी। पर कपटी श्रोमणी ने तो हद कर दी। अभी कैसे खर्राटे भर रहे थे। रानी वहां से उठकर श्याम सुंदर की पुष्प सैया के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। श्याम सुंदर ने चादर से अपना मुंह ढक लिया था, फिर भी चादर के अंदर से मुखारविंद दिख पड़ रहा था। मुद्रित नयन की छवि जीनी चादर को चीरते हुए रानी के हृदय को बींद सी रही थी। अलकावली के दो गुच्छे प्यारे श्याम सुंदर के कपोलों पर बिखरे हुए हैं। रानी अपने पद्म सदृश हाथों से अलकावली के गुच्छों को यथास्थान रख देने के लिए चादर हटाती हैं। श्याम सुंदर हंसी रोकना चाहते हैं, पर होठों पर उस अंतर हृदय की हंसी की झलक कुछ आ ही जाती है। रानी हंस पड़ती हैं। श्याम सुंदर मानो अभी अभी घोर निद्रा से जागे हों, ऐसी मुद्रा में अपनी आंखें खोलकर निहारने लग जाती। रानी एवं सखियां जोर से खिलखिलाकर हंसने लग जाती हैं। रानी झुककर प्यारे श्याम सुंदर के गले में अपनी दोनों बाहें डाल देती हैं तथा ललक भरी दृष्टि से प्यारे के मुखार बिंदु को कुछ क्षण तक देखती रहती हैं। फिर कहती हैं, बड़ी अच्छी नींद में तुम सो रहे थे, जग कैसे गए? कहते कहते रानी फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती। प्यारे श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर रानी की बनमाला झूल रही है। प्रेमावेश के कारण अंचल खिसक कर पीठ पर आ गया। अपनी प्रिया की यह दशा देखकर श्याम सुंदर के शरीर में प्रेम के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। प्यारे श्याम सुंदर के मुखार बिंदु पर छोटे छोटे प्रस्वेद कण मोती की तरह झलमल करने लगते हैं। रानी अतिशय प्यार से अपने अंचल से पसीना पोंछ देती हैं तथा धीरे धीरे श्याम सुंदर को उठाकर पलंग पर बैठा देती हैं। रानी भी पलंग पर बैठ जाती हैं और हंसकर कहती हैं, अच्छा ये बताओ, तुमने हम लोगों की कौन कौन सी बातें सुनी हैं? श्याम सुंदर कुछ आश्चर्य की मुद्रा में कहते हैं, कैसी बात है? ललिता हंसकर कहती है, चालाके रहने दो, तुमने झूठी नींद का बहाना बनाया था। अच्छी बात है, सावधान रहना, सूद के शहद बदला लूंगी। श्याम सुंदर हंस पड़ते तथा कहते हैं, अच्छी बात है। इसी समय वृंदा बहुत सी मंजरियों को आगे के हुए निकुंज में प्रवेश करती हैं। रानी जब प्यारे श्याम सुंदर का प्रसाद लेने कदम वेदी पर गई थीं तो पीछे पीछे वृंदा भी गई। वह रानी एवं सखियों के प्रसाद लेने पर उन्होंने मंजरियों व दासियों को अतिशय प्रेम से प्रसाद खिलाया। फिर सबसे अंत में किंचित प्रसाद लेकर सब काम समाप्त करके वहां आ पहुंची थी। वृंदा के आते निकुंज में बहुत पहले जो भी पिंजरा रख गई थी उसमें के तोता एवं मैना दोनों एक साथ ही बोल उठते हैं, देवी आज्ञा हो तो एक बार बाहर जाकर पक्षियों को साथ बैठने के लिए कह दो, वे बहुत कोलाहल कर रहे हैं। तोता एवं मैना की बात सुनकर वृंदा कहती हैं, तू बैठ, मैं स्वयं जा रही हूँ। वृंदा पूर्व की तरफ से निकुंज में चली जाती हैं। जाकर बाहर की ओर छिद्र में से देखती हैं। सखियां एवं रानी तथा श्याम सुंदर आश्चर्य में भरे
कभी वृंदा की ओर देखते हैं तो कभी तोता एवं मैना की। वृंदा निकुंज में जाकर चुपचाप खड़ी हैं, कुछ क्षण खड़ी रहकर मुस्कुराने लगती हैं तथा फिर दबे पांव शीघ्रता से जहाँ श्याम सुंदर आदि हैं आकर खड़ी हो जाती। पहले तो जोर से हंस पड़ती हैं, फिर हंसी संभाल कर कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर एक तमाशा देखोगे? श्याम सुंदर कहते हाँ हाँ अवश्य देखूंगा, दिखाओ। वृंदा अच्छा देखो, बिल्कुल दबे पांव मेरे पीछे पीछे सभी चले चलो, सावधान तनिक भी शब्द न हो, नहीं तो फिर खेल बिगड़ जाएगा। वृंदा की बात सुनकर सखियां रानी एवं श्याम सुंदर सभी आश्चर्य में भरे हुए वृंदा के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। चलकर पूर्वी निकुंज में जा पहुंचते हैं। निकुंज में अत्य कोमल हरी हरी पत्तियों का बेंच के आकार का एक आसन है, उसी पर वृंदा देवी प्रिया प्रियतम को उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाने का इशारा करती हैं। प्रिया प्रियतम उसी पर आसन पर बैठ जाते हैं। कुछ सखियां आसन को पकड़े खड़ी रहती हैं, कुछ बैठ जाती हैं। निकुंज सखियों एवं दासियों से ठसाठस भर जाता है, पर पूर्ण नीरवता छाई हुई है। वृंदा फिर बहुत धीरे से कहती है, सभी उस वृक्ष की ओर देखो। लताओं के छिद्र में से एक वृक्ष की ओर वृंदा अंगुली से इशारा करती है, सभी उसी तरफ देखने लग जाते हैं। निकुंज से 8 हाथ उत्तर हटकर बड़ा ही सुंदर एक वृक्ष है। वृक्ष झाऊ वृक्ष के समान है, पर झाऊ की अपेक्षा अत्यधिक हरा भरा है। पत्तियां तो झाऊ वृक्ष की ही हैं, पर इतनी अधिक हरी भरी एवं इतनी घनी है कि बस कुछ कहते नहीं लगते। मोटी मोटी डालें हैं, पर डाल में कहीं भी खुरखुरापन नहीं है। डाल का रंग भी बड़ा सुंदर है, हल्के पीले रंग के कपड़े पर हरे रंग का छीटा हो, वो कपड़ा जैसा दिखता वैसा सा रंग डाल का है। उस पर एवं वृक्ष के टहनियों पर समूह के समूह पक्षी बैठे, रंग बिरंगे पक्षी। कभी कभी तो बहुत से एक साथ बोल उठते हैं, ठीक ठीक, तभी बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं। अधिकांश पक्षी इस मुद्रा में बैठे मानो किसी पंचायत में पंच बनाए गए और गंभीर विचार में लगे। वृक्ष की एक मोटी डाली पर जो पश्चिम की ओर फैली है, एक तोता पूर्व की ओर मुख किए बैठा है तथा एक सारी पश्चिम की ओर मुख किए हुए बैठी है। वृंदा धीरे धीरे से कहती है, देखो इन 2 पक्षियों में झगड़ा हो रहा है। अन्य पक्षी इन बातों की, इन दोनों की बात बैठे बैठे सुन रहे हैं। इनका झगड़ा कैसा विचित्र है, यही दिखाने के लिए तुम लोगों को ले आई। वृंदा की बात सुनकर सबकी दृष्टि उस तोते एवं मैने पर जा टिकती है। सभी अतिशय उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं कि देखें क्या झगड़ा है। इसी समय सारी बोल उठती है, अच्छी बात है, पर आज से मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी। तोता कहता है, बोलना या न बोलना तो तुम्हारी मर्जी पर है, किंतु तुम ही बताओ कि मैं तेरे लिए झूठ कैसे कह दूं। सारी, नहीं नहीं, तुम झूठ मत बोलो, सत्य धर्म का पालन करो, पर अब मुझसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, समझे। तोता कहता है, देख सारी, इस तरह नाराज होने में क्या लाभ है, सत्य का निर्णय तो हुआ नहीं। सारी, भाई मैं तो कई बार तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं सत्य नहीं जानती, फिर बार बार तंग करने से क्या लाभ। तोता कहता, नहीं जी, मैं भी तुम्हें तंग करना थोड़े चाहता हूँ। हाँ, तेरे मुख से बार बार श्याम सुंदर बड़े निठुर हैं, श्याम सुंदर बड़े निठुर हैं, श्याम सुंदर बड़े निठुर हैं, ये सुनकर बात करने लग गया। मैं जानता होता कि तू खींच जाएगी तो इस प्रसंग को छेड़ता ही नहीं। सारी कहती, अच्छा अब भूल गई, भूल हो गई, क्षमा करो। एक बार नहीं 1000 बार कह दे रही हूँ, श्याम सुंदर बड़े रसिक हैं, श्याम सुंदर बड़े रसिक हैं, श्याम सुंदर बड़े रसिक हैं, बड़े करुण हैं, बड़े करुण हैं। अब बस मुझसे मत बोलना, ठीक है। ये कहकर सारी पूर्व की ओर मुंह कर फिरा कर बैठ जाती। तोता कुछ देर चुपचाप बैठे रहकर उड़कर सारी के सामने चला आता है। कहता है, सारी तू गंभीरता से विचार कर, सच तेरी शपथ, मेरा कोई आग्रह थोड़ी है कि मैं तेरी बात मानूंगा ही नहीं। हाँ, वो बात मेरी समझ में नहीं आती है कि तू प्यारे श्याम सुंदर को निठुर क्यों समझने लग गई। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि एक बार कुछ क्षण के लिए भी तू दृष्टि स्थिर करके उनके नैने को देखती
तो फिर कभी इस तरह नहीं कहती। सारी कुछ नहीं बोलती, पर प्रिया प्रियतम एवं सखियां सबके मुख पर हंसी छा जाती है। वृंदा फिर सावधान करती है कि किंचित भी शब्द नहीं होने पाए, नहीं तो खेल बिगड़ जाए। सारी फिर बोलती, भाई कह चुकी हूँ, देखो बार बार कह चुकी हूँ, मेरी भूल थी, तुम ठीक कहते हो, अब व्यर्थ में बातें क्यों बढ़ा रहे हो। बोला बंद। तोता कुछ गंभीर सा बनकर आंखें बंद कर लेता तथा कुछ क्षण बाद अपने आप बोलने लगता, प्राण प्यारे श्याम सुंदर, प्राण प्यारे श्याम सुंदर, प्राण प्यारे श्याम सुंदर। तोते की ये मधुर कंठ ध्वनि सारी के मन में प्रेम का संचार करने लगती है। सारी श्याम सुंदर के नाम के माधुर्य में खींच ली जाती है, तोते के प्रति रोष को भूल जाती है और तोते की ओर देखने लग जाती है। तोता फिर कहता, सच सारी तू मेरे हृदय को देख ले, मैं कृत्रिम नहीं कहता। मेरे हृदय में यह बात कभी भी नहीं आई कि श्याम सुंदर निठुर है, बल्कि कभी कभी यही दिखता है कि तुम्हारी रानी ही कुछ निठुर बन बैठती हैं। देख उस दिन की बात है, तुम्हारी रानी रूठी हुई थी, चंद्रमा की शुभ्र ज्योतिषना से यमुना पुलिन का अणु अणु उज्जवल हो रहा था। एक जामुन के वृक्ष के नीचे हाथ पर कपोल टेके आंखें मूंदी रखकर तुम्हारी रानी बैठी थी। अद्भुत शोभा थी, अद्भुत। सारी देख सच कहता हूँ, तुम्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से नहीं कहता। रानी का सौंदर्य तो हमें कई बार भ्रम में डाल चुका है। आह क्या बताऊं, जब मैं हाथ की ओर देखता था तो प्रतीत होता था अनंत नव विकसित कमलों की शोभा इसके सामने फीकी। मुखारविंद की ओर देखता था तो यह अनुभव करता था कि अनंत चंद्रमंडल की शोभा रानी के मुख की शोभा के एक कण के बराबर भी। कवि की भाषा में यह शक्ति नहीं कि उस शोभा का वर्णन कर सके। कोई प्राकृत शब्द नहीं जो रानी के सौंदर्य का वो वर्णन कर सके। हाँ, कुछ नीचे उतर कर कहूँ तो सचमुच इस दिन मुझे यह प्रतीत हो रहा था कि रानी हाथ पर कपोल टेके हुए क्या बैठी, मानो पूर्ण चंद्र कमल के आसन पर सो रहा है। और भौं की शोभा तो भाई निराली थी, रोज के कारण कुछ ऊपर की ओर उठ गई थी, कुछ विशेष रूप से टेढ़ी थी। सचमुच उस मुख की एवं भौं की शोभा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रानी के मुख को पराग से भरा हुआ कमल समझकर भौरों के समूह आए हों और मुख कमल का मकरंद पान करने के प्रतीक्षा में मडरा रहे। वो शोभा देखकर मेरा रोम रोम आनंद से भर गया। पहले तो देखो आए माननी की शोभा लाल, तापाछे लीजिए मनाए प्यारे हो गोविंद। कर पे दिए कपोल रही है नैन मूंद, कमल बिछाए मानो सोयो अहे पूरन चंद। दिस भरी भौहें मानो भौरु बैठे अरबरात, इंदु तरे आयो मकरंद वर्यो अरविंद। नंददास प्रभु ऐसो प्यारी को रुसइये बलि, जाके मुख देखे ते मिटत सब दुख द्वंद। सारी मैं तो दंग रह गया, आंखें हटती नहीं थी। उसी समय ललिता प्यारे श्याम सुंदर के बाह पकड़े हुए वहां आई। प्यारे श्याम सुंदर चरणों के पास बैठ गए। सारी बहुत कहकर क्या होगा, मेरे श्याम सुंदर ने हृदय के समस्त प्यार से प्रार्थना की, पर तुम्हारी रानी ने आंखें तक नहीं खोली। प्यारे मेरे प्यारे श्याम सुंदर का मुख उदास हो गया, पर रानी ठस से मस नहीं हुई। मेरे प्यारे श्याम सुंदर कुछ दूर जाकर बैठ गए। सारी सचमुच तू भी तो वहां थी, दोनों में कौन अधिक निष्ठुर तुम्हें देखा, मैं ये तुम्हारे मुख से ही सुनना चाहता। तोते के मुख से रानी के मुख का वर्णन सुनकर सारी तो प्रसन्न हो गई थी, तथा कुछ और सोचकर बड़ी प्रसन्नता की मुद्रा में बोलती है, तोता तुम्हें भीतरी बात का बिल्कुल पता नहीं है। ऊपर ऊपर की बात देखकर ही तुमने रानी को निष्ठुर मान लिया है। देख, मैं उस दिन के उस गंभीर मान का रहस्य रानी की प्यारी सारी से सब पूछ चुकी, पर तुझे पता नहीं है, बता नहीं सकूंगी, तुम उसे समझ भी नहीं सकोगे।
उसे समझने के लिए रमणी सुलभ हृदय चाहिए, और तेरा हृदय तो है पुरुष का। रानी के प्रेम में हृदय की रूपरेखा तुम्हारी कल्पना में आ ही नहीं सकती। और सारी ये कहकर रुक जाती है। तोता शीघ्रता से बोल उठता, हाँ पूरी 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 बात जो जो कहना चाहती सब कर। सारी कुछ क्षण चुप रह जाती है। मैं यही कहने जा रही थी कि तुम जिस घटना से मेरी रानी को निष्ठुर समझ रहे हो वो तो तुम्हारी नासमझी के कारण है। हाँ, यदि मैं तुम्हें अपने मन का घाव खोल कर दिखला दूं तो तेरी बोली बंद हो जाएगी, कुछ भी जवाब नहीं दे सकोगे। बिना किसी संशय के समझ जाओगे कि श्याम सुंदर कितने निष्ठुर। तोता कुछ गंभीरता की मुद्रा में कहता, अच्छा सुना सही, तूने ऐसी कौन सी निष्ठुरता प्यारे श्याम सुंदर में देखी, सुना। सारी गंभीर होकर करुणा की मुद्रा में कहती है, तोता सचमुच कल से मेरे प्राण छटपट कर रहे हैं। कल दोपहर की बात है, सूर्य मंदिर में मेरी रानी बैठी थी, बिल्कुल अकेली थी। ललिता आदि सभी उपवन में गई हुई थी। मैं एक लता की टहनी पर बैठी हुई एकटक रानी की ओर देख रही थी। रानी के हाथ में एक माला थी, पर यों ही अंगुलियों पर पड़ी थी। आंखें बंद थीं, पर अविराम अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, कपोलों को भिगो रही थी। बीच बीच में रानी बोल उठती थीं कि हे मेरे जीवन सर्वस्व, सभी अवस्थाओं में मैं तुम्हारी हूँ। तोता, रानी की ये प्रेम अवस्था देख देख कर मैं गदगद हो रही थी, पर आगे जो देखा उसे देख कर तो दंग रह गई। देखती हूँ कि रानी हठात उठ खड़ी हुई, बड़बड़ करती हुई मंदिर में इधर उधर घूमने लग गई। पहले तो आवाज़ अस्पष्ट थी, पर पीछे कुछ जोर से बोलने के कारण मुझे ठीक ठीक सुनने लग गया। रानी बोल रही थी, ओठ जीव बंधु बारो, हासे सुधा कंद बारो, कोट कोट चंद बारो, राधे मुख चंद पे। रानी के मुख से बार बार इसकी आवृत्ति हो रही थी। मैं चकित होकर सोचने लग गई कि अजब बात है, अपने मुख से आज मेरी रानी अपनी शोभा का वर्णन कर रही है। पर तुरंत समझ गई कि रानी प्यारे श्याम सुंदर के भाव से आविष्ट होकर अपने आप को ही श्याम सुंदर मान रही हैं। फिर देखती हैं कि रानी हाथों को ठोड़ी पर रखकर कह रही, ओ ब्रज का प्रत्येक कुंज छान डाला, घर का कोना कोना देख लिया, पर प्रिया नहीं मिली। ओ मुझे छोड़कर चली गई, पर कहाँ गई? हाय हाय, उसने प्राण तो नहीं दे दिए, वो यमुना में तो नहीं कूद पड़ी। बस बस अब चलो, मैं भी यमुना में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर दूं। पर कहीं वो जीवित हो तो आह, फिर तो मेरे बिना उसके प्राण निकल जाएंगे। नहीं नहीं, उसने प्राण नहीं दिए हैं, कहीं छिप गई है। आह, बरसाने तो नहीं चली गई, बस बस वहीं गई है। बिल्कुल यही बात है, पर मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ? मेरे प्राणों की रानी तो मुझे छोड़कर चली गई है, मुझे इससे रूठ गई है। हाँ हाँ, तुमने उचित ही किया है, मैं इसी के योग्य हूँ। पर प्रिय, मेरा हृदय फट रहा है, एक क्षण भी तुम्हारे बिना जीवन नहीं रहेगा। हे मेरे हृदयेश्वरी, ना ना, इतना कड़ा दंड मैं नहीं सह सकूँगा, मुझे क्षमा करो। ओह, क्या करूँ, किससे कहूँ? हाय, कोई मेरी प्रिया के पास मेरी बात पहुंचा दो। अच्छा, एक पत्र लिख देता हूँ, इसे ही मेरी प्रिया को दे देना। पत्रोत्तर आने तक प्राणों को किसी प्रकार रोके रहूँगी। तोता ये कहकर रानी बैठ गई। पास में कमल के पत्ते पर फूल रखे हुए थे। रानी ने फूलों को बिखेर दिया, पत्ते के 4 टुकड़े करके एक टुकड़ा ले लिया और उस पर नख से ये लिखने लगी, क्षम्यताम परम कदापि तवेदृशं न करोमि, देहि सुंदर दर्शनम मम मनमथेन दुनोमि। इसे लेकर रानी समाधिस्थ हो गई। कुछ देर बाद आंखें खोलकर उस पत्ते की ओर देखने लगी। आनंद में भरकर बोले, प्राणनाथ ने पत्र भेजा। अच्छा, पढ़ूं क्या लिखा है।
पत्र पढ़कर हृदय से लगाया और पुनः बड़बड़ करने लगे, मेरे जीवन धन, तुमने तो कोई अपराध नहीं किया। हाय, किसने तुमसे झूठी बात कह दी कि मैं कहाँ रूठी हूँ। पता नहीं तुमने कहाँ से ये पत्र लिखा है। हाय, न जाने तुम्हारी क्या दशा हो रही होगी। ललिते, विशाखे, अरे रूप, अरे विमले, तुम सब कहाँ चली गईं? अरे दौड़ो, प्यारे श्याम सुंदर को ढूंढ लाओ। व्याकुलता की अवस्था में उन्होंने पत्र लिखा है, मेरे प्राणनाथ, तुम्हें मेरे बिना। राधिका कान को ध्यान धरे, तब कान हुए राधिका के गुण गावे। त्यों असुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखे लिख राधे को ध्यावे। राधे होए जाए घरीक में देव, सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे। आप नहीं आप ही में उलझे, सुरझे उलझे, समझे समझावे। ये कहती हुई पत्र को पुनः छाती से लगाकर समाधिस्थ हो गई। तोता, मैं तो किम कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई, पर तुरंत ही श्याम सुंदर को खबर देने दौड़ी। कुछ ही दूर पर श्याम सुंदर मिल गए, पर जो देखा उसे देखकर सिर से पैर तक जल उठी। देखती हूँ एक वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर बैठे हैं, सामने एक अत्यंत सुंदर रमणी बैठी है। श्याम सुंदर उसे रमणी के कपोलों पर चंदन से चित्र बना रहे हैं। तोता, मैं तो देखकर सह न सका, सोचने लगे कि अभी अभी इनके विरह में रानी की वैसी दशा देख कर आई हूँ और यहाँ इन्हें इस रूप में देख रहे। ये सोचते सोचते मैं मूर्छित हो गई। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे होश हुआ। होश आने पर श्याम सुंदर नहीं दिख पड़े। उड़कर पुनः सूर्य मंदिर में आई। वहाँ देखती हूँ कि चहल पहल मच रही है। मेरी रानी के साथ श्याम सुंदर असीम प्यार प्रदर्शित कर रहे हैं। उसी समय से मैं बावली की तरह रट रही हूँ कि श्याम सुंदर बड़े निष्ठुर हैं, श्याम सुंदर बड़े निष्ठुर हैं, बड़े कपटी। सारी ये कहते कहते जोश में आ जाती है तथा बड़े जोर से कह उठती, तोता, चाहे मान या मत मान, पर श्याम सुंदर सचमुच बड़े निष्ठुर हैं, बड़े कपटी हैं, बड़े लंपट हैं। ये 1000 बार 1,00,000 बार कह रहे हैं। ले, सारी की बात सुनकर निकुंज में बैठे हुए श्याम सुंदर, राधा रानी एवं सखियां सभी जोर से एक साथ ही हंस पड़ते हैं। उनकी हंसी सुनते ही वृक्ष के सभी पक्षी चकित होकर उधर ही देखने लगते हैं। श्याम सुंदर धक्का देकर निकुंज के उत्तरी दरवाजे को खोल देते हैं तथा प्रिया के कंधे पर हाथ रखे हुए बाहर निकल पड़ते। सखियां एवं वृंदा भी पीछे पीछे बाहर निकल आती हैं। श्याम सुंदर वृंदा को तोता एवं सारी को बुलाने का इशारा करते हैं। वृंदा तोता एवं सारी को बुलाती है, दोनों आ जाते हैं। ललिता हंसती हुई कहती है, सारी तो ठीक कह रही है, ये हैं ही बड़े लंपट। सारी शर्मा जाती है। श्याम सुंदर कहते हैं, सारी अब मैं झगड़े का फैसला कर देता हूँ, सुनो। श्याम सुंदर सारी को उठाकर अपने हाथ पर रख लेते हैं तथा रानी के हाथ पर तोते को रख देते हैं। ऐसा करके वृंदा से कहते हैं, वृंदे, तोते से पूछ, तोता क्या देख रहा है। वृंदा कहती हैं, तोता बता तू क्या देख रहा है। तोता अतिशय उल्लास के साथ मधुर कंठ से कह उठता है, रानी के रोम रोम में, अणु अणु में मेरे प्यारे श्याम सुंदर को देख रहा हूँ मैं। वृंदा आनंद से भरकर सारी से पूछती, सारी तू क्या देख रही है। सारी गदगद कंठ से कहती है, जय हो प्यारे श्याम सुंदर के। रोम रोम में अणु अणु में मेरी राधा रानी विराजमान है। जय हो जय हो। सारी की कंठ ध्वनि मिलाकर सभी पक्षी बोल उठते हैं, जय हो जय हो जय हो जय हो। श्याम सुंदर मेवा मंगवा कर अपने हाथ से तोता एवं सारी को खिलाते हैं। मेवा खाकर प्रिया प्रियतम के चरणों में सिर नवाकर तोता और मैना दोनों पुनः वृक्ष पर जा बैठते हैं। श्याम सुंदर एवं रानी मेवा बिखेर देते हैं
पक्षियों का समूह उस पर टूट पड़ता है और बीच बीच में कहते जा रहे हैं पक्षी सभी, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो की ध्वनि करते हुए पक्षी मेवा चुगने लगते हैं तथा प्रिया प्रियतम 10 कदम उत्तर की ओर बढ़कर एक पनस वृक्ष की छाया में जाकर खड़े हो जाते। हुआ समर्पण प्रभु चरणों में, जो कुछ था सब मैं मेरा, अब जग से उठ गया सदा को चिर संचित सारा डेरा। मेरी सारी ममता का अब रहा एक प्रभु से संबंध, प्रीत प्रतीत सगाई सब ही मिटी खुल गए सारे बंध। प्रेम उन्हीं में भाव उन्हीं का, उनमें ही सारा व्यवहार। प्रेम उन्हीं में भाव उन्हीं का, उनमें ही सारा संसार। उनके सिवा शेष कोई भी बचा न जिससे हो विवाह। नहीं चाहते जाने कोई मेरी से स्थिति की कुछ बात। मेरे प्राण प्रियतम प्रभु से दिए रहे सदा जा। सुंदर सुमन सरस सुरभित मृग से मैं नित्य अर्चन करते। अति गोपन भी जान न जाए, कभी इसी से डरते। मेरी ये सुचि अर्चा चलते रहे सुरक्षित काल अनंत। रंग कहीं भी कैसे भी पर इसका कभी न आए। इस मेरी पूजा से पाते रहूं नित्य में ही आनंद। बड़े निरंतर रुचि अर्चा में, बड़े नित्य ही परमानंद। बढ़ती अर्चा ही अर्चा का फल हो एकमात्र पावन। नित्य रखते रहूं रूप में उनका अतिशय मन भावन। वे न देख पाए पर मुझको मेरी पूजा को न कभी देख पाएंगे वे, यदि होगा भाव विपर्य पूर्ण तभी। रह नहीं पाएगा फिर मेरा ये एकांगी निर्मल भाव। फिर तो नए नए उपजेंगे प्रिय से सुख पाने की चाह। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।